मीनिंग ऑफ डाटाबेस चैप्टर 5। डाटाबेस कलेक्शन होता है लॉजिकली रिलेटेड फाइल का, जो अलग अलग फाइल अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, उसमें स्टूडेंट फाइल होती है जो कंटेन करती है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। और सिमिलरली हमारे पास कुछ और फाइल होती हैं जैसे कि फी फाइल, अटेंडेंस फाइल, लाइब्रेरी फाइल एंड मार्क्स फाइल। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी फाइल को एक साथ रख देते हैं तो वो हमारा बन जाता है डाटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि देयरफॉर डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल। डाटाबेस कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स का। हायरार्की ऑफ डाटाबेस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आता है इसमें बिट, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज की एक डिजिट जो होती है 0 या 1, उसको हम बिट से काउंट करते हैं। और जो हमारा एक करैक्टर होता है, कोई भी एक करैक्टर, राम श्याम किसी का नाम, तो वो होता है हमारा करैक्टर। करैक्टर कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर्स का, अल्फाबेट का एंड सिंबल्स का, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी वो हो सकता है। उसके बाद है हमारा फील्ड। फील्ड जो हमारा होता है वो होता है स्टूडेंट्स फाइल में एक वर्टिकल कॉलम जो हमारा होगा वो फील्ड होगा, और स्टूडेंट्स फाइल में जो एक हॉरिजॉन्टल कॉलम होगा वो हमारा होगा रिकॉर्ड। और जो पूरी स्टूडेंट फाइल होगी, यानी कि कोई भी फी फाइल, स्टूडेंट फाइल या अटेंडेंस फाइल, वो हमारी फाइल हो जाएगी। और जब उन सभी फाइल को हम एक साथ मिला देंगे, यानी कि एक साथ उनको इंटीग्रेशन कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे हम कोई सी फाइल का भी डाटा एक साथ एक्सेस कर पाए, तो दैट विल बिकम आवर डाटाबेस। तो वो हमारा डाटाबेस हो जाएगा। डाटा को मैनेज करने के लिए 2 अप्रोच बनाई गई हैं। एक है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है, और सेकंड है डाटाबेस अप्रोच, यानी कि मॉडर्न डाटाबेस अप्रोच। ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में when data relating to an organization is stored and processed on multiple files, इनमें अलग अलग फाइल बनाई जाती हैं with the help of अलग अलग प्रोग्राम। यानी कि अलग अलग फाइल तो मॉडर्न डाटाबेस में भी बनाई जाती हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम बनाई जाती हैं, यानी कि उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग प्रोग्राम ही यूज किए जाते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। ये ज्यादातर पहले जमाने में यूज होती थी, करंटली ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। ईच फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो हमारी हर फाइल है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कलेक्शन होगी रिकॉर्ड्स का, यानी बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड का। और फाइल का मतलब यहाँ पे क्या होगी कि अगर स्टूडेंट फाइल है, जनरल स्टूडेंट फाइल है, तो जनरल इंफॉर्मेशन करे उसमें होंगी। अगर फी फाइल है तो फीस की इंफॉर्मेशन होगी, अटेंडेंस फाइल है तो अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन होगी। ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा अटेंडेंस हो सकती है और फीस हो सकती है, और हमारा लाइब्रेरी की कितनी बुक्स इस बंदे ने ली हैं, तो उन सब की डिटेल्स यहाँ पे हो सकती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट प्रोग्राम टू स्टोर डाटा ऑफ देयर इंटरेस्ट। भाई, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, वो अपने इंटरेस्ट का डाटा इन फाइल में रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि ये ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच है, तो आज के जमाने में इसकी कुछ लिमिटेशन है अगर हम इसको फॉलो करते हैं अपने पास। तो इसकी लिमिटेशन है डाटा डुप्लीकेसी, यानी कि इसमें कुछ डाटा डुप्लीकेट होता है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स लिखा जाता है। जैसे कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, यानी कि स्टूडेंट्स का नाम और एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वो फी फाइल में भी होंगे, लाइब्रेरी फाइल में भी होंगे और अटेंडेंस फाइल में भी होंगे। यानी कि हमें कुछ डाटा रिपीट करना पड़ता है अलग अलग फाइल में नंबर ऑफ टाइम्स। डाटा इंटीग्रिटी, चूंकि डाटा
यानी कुछ डाटा यहाँ पे नंबर ऑफ जगह लिखा जाता है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, कितना करेक्ट है डाटा हमारा, कितना एक्यूरेट है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी में भी कॉम्प्रोमाइज होता है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस, यानी कि प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर डाटा में कुछ चेंज हुआ है तो हमें सारे प्रोग्राम में वो चेंज करना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम में कुछ चेंज है तो हमें डाटा को भी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लिमिटेड डाटा शेयरिंग, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा का, तो इसमें जो एक दूसरे डिपार्टमेंट का डाटा अगर हमें लेना है तो पर्टिकुलर वहीं जाके उस डिपार्टमेंट से डिस्कस करके लेना होता है, इसलिए जो डाटा की शेयरिंग है वो लिमिटेड है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल बेस ओरिएंटेड अप्रोच है वो सिर्फ रूटीन और शेड्यूल्ड रिपोर्ट ही जनरेट करके देता है हमें कि स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज अटेंडेंस है, तो ये एक होगी शेड्यूल्ड यानी रूटीन रिपोर्ट है, भाई अटेंडेंस तो देखेंगे। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स कितने परसेंट उसने कंप्लीट पीरियड अटेंड किए हैं, यानी कंप्लीट 8 के 8 पीरियड में कितने दिन वो अटेंड किया है उसने, तो अगर हम इस तरीके की या कितने देखें कितने में उसने 6 पीरियड अटेंड किए हैं, तो इस टाइप के अगर कोई हम कस्टमाइज उससे रिपोर्ट मांगते हैं तो ये इनकैपेबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है। एक्सेसिव प्रोग्राम मेंटेनेंस, यानी कि हर फाइल के लिए अलग अलग प्रोग्राम मेंटेन करने पड़ते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और स्पेस भी ज्यादा हमारा ऑक्यूपाई होता है। तो ये होगी फ्रेंड लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच की। अब देखते हैं मॉडर्न डाटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच। मॉडर्न डाटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो इनेबल करता है यूजर को टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई, मैनेज एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस ऑफ द होल डाटाबेस। देखो, अगर मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं और उस कंपनी का एक डाटाबेस बनाया हुआ है, तो मैं अपनी यूजर आईडी के थ्रू उस डाटाबेस पे लॉगिन करूंगा और जितनी इंफॉर्मेशन का मेरे पास एक्सेस है मैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता हूं। यानी अगर मुझे कुछ बोला गया कि भाई तुम इस बंदे का एड्रेस अपडेट करो, ये वाली इंफॉर्मेशन अपलोड कर दो, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से होगी, उसको एडिट कर सकता हूँ, उसको मैनेज कर सकता हूँ कि ये किसको मुझे भेजनी है, किसको प्रोवाइड करनी है, तो मुझे इतना बेनिफिट इससे मिल जाएगा। तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हम ये सब काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर इसमें कुछ मॉडर्न डाटाबेस अप्रोच के बेनिफिट्स भी अगर आपसे पूछता है तो ये आप डेफिनेशन भी लिख करके आएंगे। पहले आप इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न डाटाबेस अप्रोच के लिखेंगे। इसके बेनिफिट है इंटीग्रेटेड डाटा, यानी जो हमारी नंबर ऑफ फाइल्स थी उसको हमने एक साथ जोड़ दिया, तो जिससे हमारी क्या होगी, डाटा डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। यानी कुछ डाटा जो हम बार बार लिख रहे थे, नेम, फोन नंबर वगैरह, अब वो अलग अलग हमें अलग अलग फाइल में नहीं लिखना होगा सेम डाटा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि अलग अलग फाइल में अगर हम सेम डाटा को लिख रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि कुछ डाटा उसमें से मिसमैच कर जाए। यानी नेम की जगह या उनके एनरोलमेंट नंबर की जगह लिखना था कमल का, लिख दिया अमल का, तो इस तरीके से कुछ मिसमैच हो सकते हैं, यानी डाटा इनकंसिस्टेंट कर सकता है। लेकिन मॉडर्न डाटाबेस में चूंकि इंटीग्रेशन है डाटा का, यानी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड की है, तो इनकंसिस्टेंसी यानी मिसमैच का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं। इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड, हमने कुछ स्टैंडर्ड इसमें बना दिए हैं कि डाटा का नेमिंग ऑफ डाटा, कि डाटा के नेम में आप स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हो, आप न्यूमेरिक जो नंबर है वो यूज नहीं कर सकते हो। जो डाटा साइज है यानी अपलोड के लिए, जैसे एमसीए की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और 6 MB से ज्यादा का फॉर्म नहीं लेता है, तो डाटा साइज पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। डाटा के फॉर्मेट में रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि भाई जेपीजी में हो सकता है अपलोड या पीडीएफ में हो सकता है। इस तरह के कुछ हम स्टैंडर्ड बना देंगे जिसके अकॉर्डिंग काम करेगा। डाटा सिक्योरिटी, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है डाटा को सिक्योर रखेगा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। डाटा शेयरिंग, क्योंकि ये रिपोजिटरी है सेंट्रलाइज्ड,
तो डाटा शेयरिंग इसमें अलाउड होती है। डाटा इंटीग्रिटी, इसका मतलब है एक्यूरेसी ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स जो इंटीग्रेशन है और इंटीग्रिटी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी डाटा कितना सही है, कितना एक्यूरेट है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमने चीजों को जोड़ दिया है एक साथ, यानी उनको यूनिफाइड कर दिया है, जोड़ दिया है, जिससे डुप्लीकेसी कम हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल, कि हमारा डाटाबेस क्या क्या काम कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसके कुछ अलग अलग मॉडल्स हैं। तो हमें देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो इंस्टॉल करना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मॉडल में जो डाटा है वो डिफरेंट लोकेशन पे हमारा लोकेट होगा, और इसमें ऐसा डाटा भी हम शामिल कर लेंगे जो यूजर की साइट पे लोकेटेड है। यूजर यहाँ पे बोले कि अगर मेरी कंपनी ने कुछ काम आउटसोर्स कर रखा है अदर्स कंपनी को, तो जो डाटा अदर कंपनी की साइट पर होगा, यानी उसकी फैक्ट्री या उसके ऑफिस में होगा, उसको बोलेंगे डाटा एट यूजर साइट, यानी वो उसको यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। और अगर हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी का आउटसोर्स किया हुआ वाला काम ले रखा है, तो जो डाटा जो मैं काम कर रहा हूं, अगर अपने डाटाबेस में देखूंगा तो कुछ डाटा उसकी जो मेरी आउटसोर्स करने वाली कंपनी है उसके पास भी होगा। तो यानी डाटा अलग अलग लोकेशन पे होता है। दे आर डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, यानी इसमें डिसेंट्रलाइज होता है, यानी डाटा एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होता, अलग अलग लोकेशन पे होता है। तो रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें वही डिसेंट्रलाइज है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो डाटा अलग अलग है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसको देखते हैं कि कितना सही है कितना नहीं है। और ये फैसिलिटेट करता है यानी इजी एक्सेस ऑफ डाटा फ्रॉम एनी लोकेशन। देखो अगर मेरी कंपनी का डाटा मुंबई वाले मेरे ऑफिस पे है हार्ड फॉर्म में, यानी फिजिकल कॉपी रखी हुई है, और मुझे मुंबई के नियर बाई डाटा चाहिए, तो मैं वहां से उठा करके दिल्ली आने की बजाय मुंबई से ही वो डाटा प्रोवाइड करा सकता हूँ। यानी इजी एक्सेस ऑफ डाटा होगी फ्रॉम एनी लोकेशन, यानी जिस लोकेशन पर वो डाटा पड़ा हुआ है अगर हम उसके नियर बाई से वो डाटा उठाएंगे तो हमें इजी एक्सेस हो जाएगी। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम, भाई इतनी जगह डाटा पड़ा हुआ है सबको मैनेज करना, इट इज बिग टास्क, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देख लेते हैं हायरार्किकल मॉडल। ये एक ट्री स्ट्रक्चर यूज करता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड उनके बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। A hierarchical database consists of a collection of records which are connected with each other through link. इसमें कुछ रिकॉर्ड होते हैं जो एक दूसरे से लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और जो हमारा ईच रिकॉर्ड होता है वो कलेक्शन होता है कुछ फील्ड का which contain one data value, यानी कि जो रिकॉर्ड होगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। यानी अगर मैं एनरोलमेंट नंबर 101 का डाटा देख रहा हूं तो उसमें मैं देख लूंगा कि एनरोलमेंट नंबर 101 में पर्सन का यानी स्टूडेंट्स का नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, और उसने कौन सा कोर्स ले रखा है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम पास है, क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स से इसके मेन फीचर है ट्री स्ट्रक्चर का कि ईच रिकॉर्ड, जो एक रिकॉर्ड होगा, मे हैव ओनली वन पेरेंट बट अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो भी मेरा ईच रिकॉर्ड होगा, पेरेंट का यहाँ पे मतलब है कि स्टूडेंट्स, यानी एनरोलमेंट नंबर, यानी कि एक ही स्टूडेंट्स का यहाँ पे अगर हम डाटा लेंगे तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि उसी के हम नेम, एज, एड्रेस, जेंडर, कोर्स, अटेंडेंस, फीस, लाइब्रेरी कितनी बुक इसी हुई, यानी नंबर ऑफ उसकी ब्रांचेज हो सकती हैं। थर्ड हमारा मॉडल है नेटवर्क मॉडल ऑफ डाटाबेस। ये है नेटवर्क मॉडल यूजेज टू डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द डाटाबेस एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, नेमली रिकॉर्ड टाइप एंड सेट टाइप। जो हमारा रिकॉर्ड टाइप होता है यूज टू रिप्रेजेंट द एंटिटी टाइप, एंड जो सेट टाइप होता है रिप्रेजेंट ए डायरेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू रिकॉर्ड टाइप
that is owner record type and member record type. देखो नेटवर्क मॉडल होता है जैसे MLM कंपनी वगैरह होती हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, यानी 2 डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर इसमें लिए जाते हैं और उनके बीच का रिलेशन डिफाइन किया जाता है। यानी कि कंपनी और एम्प्लॉय का क्या रिलेशन है, प्रिंसिपल और एजेंट का। यानी रिकॉर्ड टाइप यूज टू रिप्रेजेंट द एंटिटी टाइप, एंटिटी जो हमारी कंपनी किस फील्ड में डील कर रही है, किस इंडस्ट्री में। और सेट टाइप में आ जाएंगे उसके एम्प्लॉय, ओनर रिकॉर्ड टाइप या मेंबर रिकॉर्ड टाइप, इन सब का क्या रिलेशन है। उसके बाद फ्रेंड्स ये रिलेशनल मॉडल आप पढ़ सकते हो, वैसे मैंने इजी लैंग्वेज में वैसे लिखा हुआ है ये। represented that all data in the database has to be stored in simple row column and tables। ये कह रहा है कि रिलेशनल डाटाबेस में डाटा सिंपल रो कॉलम में यानी रोज में, कॉलम्स एंड टेबल फॉर्मेट में लिखा जाएगा जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा, which indicate structure, relationship and integrity in the following manner। यानी कि वो बताएगा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, किस मैनर में। इन एनी गिवन कॉलम ऑफ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड। यानी कि अगर हम किसी कॉलम में देख रहे हैं, कॉलम होता है वर्टिकल यानी कोर्स में, अगर हम कोर्स वाला कॉलम देख रहे हैं तो उसमें जो सारे आइटम है वो सेम काइंड के होंगे, यानी कि उसमें कोर्स की डिटेल ही होंगे, भाई बीकॉम है, बीएससी है, क्या है। और ईच आइटम इज ए सिंपल नंबर और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। जो ईच आइटम होगा यानी बीकॉम, बीएससी, वो किसका होगा, सिंपल नंबर होगा, या तो वो न्यूमेरिक होगा या क्या होगा, कैरेक्टर होंगे, वर्ड्स में होगा। ऑल रोज विद इन ए टेबल आर डिस्टिंक्ट। भाई जो एक टेबल में अलग अलग रो हैं वो अलग अलग डिस्टिंक्टिव होंगी यानी अलग अलग होंगी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि पहला हमने बात की मॉडर्न डाटाबेस की और अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट एडवांस ओवर देयर अदर डाटाबेस के ऊपर ये एक रिवॉल्यूशन है। हायरार्किकल एंड नेटवर्क डाटाबेस are all designed to handle structured data, that is the data that fits nicely into the field, rows and column। तो फ्रेंड्स ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल, और इसमें हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल। तो हायरार्किकल एंड जो नेटवर्क हमारे मॉडल थे वो सिंपल डाटा को करने के लिए, हैंडल करने के लिए बनाए गए थे। स्ट्रक्चर डाटा का मतलब जो प्री डिफाइंड डाटा है कि ये डाटा इस चीज से रिलेटेड है, ये डाटा ऐसा है, जो डाटा आराम से फिट्स हो जाएगा कॉलम्स में, रोज में एंड फील्ड में। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल है वो यूज किया जाता है वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे मीडिया सोर्सेज सच एज फोटोज, वीडियोज, टेक्स्ट। अगर इसके एग्जांपल की फ्रेंड्स बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस की, जैसे कि हमारा यूट्यूब है जिसका आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो उसकी बात करें तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है हमारा, यानी कि उसमें वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 हमारे हो गए हैं मॉडल ऑफ डाटाबेस। फर्स्ट था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड फिफ्थ मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल। कंपोनेंट हैं डाटाबेस के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल और प्रोसीजर्स एंड डाटा। ये कंपोनेंट होंगे। पीपल में आ जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम डिजाइनर, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर, और एंड यूजर जो बाद में हम जैसे लोग जो यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट 2-3 एलिमेंट्स हैं वो उनका कर लिया है कवर। ये है डाटा स्कीमा, ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं कई बार। डाटा स्कीमा, इट इज ए स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द डाटाबेस
administrator of a database system that refers to the organization of data. database स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर, यानी कि हमने किसी चीज को फिट करने के लिए स्ट्रक्चर बना दिया है। यानी कि अगर हम स्कूल के या कॉलेज की फाइल की बात करें तो उसमें एक एनरोलमेंट कॉलम होगा, एक नेम कॉलम होगा, एक एड्रेस कॉलम होगा, एक फोन फी कॉलम होगा। यानी कि जब मैंने डाटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। यानी कि डाटा को फीड करने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया पहले से, यानी कि एक फॉर्मेट बना दिया, तो ये कहलाएगा डाटाबेस स्कीमा। उसके बाद है स्कीमा ऑब्जेक्ट, यानी जो स्कीमा बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है। स्कीमा ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। स्कीमा ऑब्जेक्ट आर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स रेफर्स created by the user. इसमें रेफरेंस नहीं है, तो ये है यानी जो यूजर ने स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं वो कहलाएगा स्कीमा ऑब्जेक्ट। अब बात करें इंडेक्स की, ये भी एक एलिमेंट है डाटाबेस का। इंडेक्स इज ए डाटा स्ट्रक्चर दैट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन ऑन ए डाटाबेस। जैसे कि हमारा बुक में इंडेक्स होता है ना स्टार्टिंग में, कि कौन से चैप्टर पे कौन सा, यानी कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है और कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है, तो उसी तरीके से एक डाटाबेस के लिए भी एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसके थ्रू जो हमारी डाटा को एक्सेस करने की स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाती है। यानी कि जैसा हमारा बुक में इंडेक्स होता है उसी तरीके से डाटाबेस में भी एक इंडेक्स हमारा होता है। बात करें फ्रेंड्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्ट और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। यह इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी, यानी कि सारा डाटा इंटीग्रेशन हो गया है, तो जो हमारा डाटा अवेलेबल करने का टाइम है वो जल्दी हमें मिल जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। मिनिमाइज रेड्यूंडेंसी, यानी कि जो डाटा की डुप्लीकेसी थी, जो डाटा हम कुछ जगह नंबर ऑफ टाइम लिखते थे अब वो नहीं लिखेंगे, जिससे डुप्लीकेसी हमारी मिनिमाइज हो गई है। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा की जो एक्यूरेसी थी वो मेंटेन की जाएगी। प्रोग्राम फाइल कंसिस्टेंसी, यानी कि जो प्रोग्राम और फाइल हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि उनमें इनकंसिस्टेंसी यानी कि मिसमैच नहीं होगा। यह सॉफ्टवेयर हमारा यूजर फ्रेंडली है, यानी कि चलाने के और समझने के लिए आसान है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी कि जो भी डाटा इसके अंदर हमारा होगा वो सिक्योर होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेसिबल नहीं होगा। डिसएडवांटेज है इसके कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर, यानी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा, इतना आसान नहीं है इसको हैंडल करना। साइज ऑक्यूपाइज मैनी मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स डिस्क स्पेस। भाई ये सॉफ्टवेयर है तो हमारे कंप्यूटर में 2-4 GB का स्पेस तो ये ऑक्यूपाई करेगा। परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम इज रिटन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक बिलिंग। सो परफॉर्मेंस यानी कि कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच थी हमारी, उसमें जो प्रोग्राम थे किसी एक वर्क के लिए लिखे जाते थे, जैसे कि बिलिंग करना है तो बिलिंग के लिए अलग से बुक थी, जिससे बिलिंग वाला काम बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज देखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हम एक काम के लिए देखेंगे तो एक काम 100% परफेक्टली के साथ उसमें होता था। लेकिन अगर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में सारे काम क्योंकि एक साथ भी हो सकते हैं तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में दिक्कत में भी आ जाए। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, भाई कभी कभी ये सिस्टम फेलियर भी कर सकता है। कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऑब्वियसली फाइल ओरिएंटेड से ज़्यादा ही होगी। एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट भी हमें बियर करनी पड़ेगी और डाटा को कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो भी हमें बियर करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये थे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात कर लेते हैं सिनेरियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। 5 नंबर का आ जाता है, 3 पॉइंट इसमें लिखने होते हैं।
ये कहता है कि ऐसे कौन से सिनेरियो हैं जहां पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे एरियाज हैं, सिनेरियो हैं जहां पे एप्लीकेशन database एंड एप्लीकेशन आर क्वाइट सिंपल एंड वेल डिफाइंड, यानी कि मेरा काम ही ऐसा है जहां पे मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि मेरी कंपनी में सिर्फ 4-5 एम्प्लॉई हैं, यानी कि मेरा काम ऐसा है, हैंडीक्राफ्ट का है, वो कम एम्प्लॉई है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है एक सॉफ्टवेयर लगाने की। सेकंड है देयर इज नो सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, यानी मुझे डाटा एक्यूरेसी की कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं है। मेरा डाटा ऐसा है जो लोगों को वैसे ही समझ आ जाता है, जिसमें इनएक्यूरेसी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। मल्टीपल यूजर एक्सेस टू डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि मेरा जो डाटा है वो 4-5 लोगों के द्वारा ही हैंडल किया जाता है, यानी मल्टीपल यूजर एक्सेस की जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड ये वो सिनेरियो थे जहां पे डाटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ऐसे के जहां जिनके एप्लीकेशन क्वाइट सिंपल हैं और वेल डिफाइंड हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पर डाटा इंटीग्रिटी एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सिचुएशन जहां डाटा के लिए मल्टीपल यूजर एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर डीबीएमएस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। यह है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि इसमें एक ऐसी लैंग्वेज हो, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता हो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को, सो दैट यूजर कैन डिफाइन द डाटा, यूजर डाटा को डिफाइन कर सकता है, यानी कि स्ट्रक्चर उसमें बना सकता है, जो कि काफी बेनिफिशियल हमारे लिए होगा। मैंने डिफाइन कर दिया किस फील्ड के अंदर कैसा डाटा आएगा, तो ये हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि मेरे एज वाला जो कॉलम है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक में लिख सकते हैं, तो ये डाटा डिफाइनेशन लैंग्वेज के थ्रू हम करेंगे। यानी कि मैंने डिफाइन कर दिया किस कॉलम में किस तरीके का डाटा आएगा। यानी कि अगर फोटो हम अपलोड कर रहे हैं तो फोटो हम सिर्फ जेपीईजी में ही अपलोड करेंगे, पीडीएफ में अपलोड नहीं होगा, यानी मैंने डिफाइन कर दिया। सेकेंड लैंग्वेज है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज यूज की जाती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मैनिपुलेशन का मतलब चेंज करना, यानी कि इसके थ्रू हम डाटा इस सिस्टम में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी वो डाटा अपलोड कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या उससे आउटपुट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन नहीं होना है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने सिर्फ डाटा को डिफाइन किया कि किस तरीके का डाटा अपलोड होगा, लेकिन अपलोड करेंगे हम किस लैंग्वेज की मदद से, वो करेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल की मदद से। थर्ड इसमें रिक्वायरमेंट है मल्टीपल व्यू ऑफ डाटा, यानी ये सॉफ्टवेयर में ऐसी फंक्शन भी होना चाहिए जिससे हम डाटा को मल्टीपल व्यू दे सकें। जैसे फ्लिपकार्ट का आप फोन लेते हो और आप नोकिया के फोन को सेम बजट में सैमसंग के फोन से कंपेयर करके देखते हो, यानी कि इसमें कुछ ऐसे फीचर भी हों जिससे हम एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर करके देख सकें, या एक डाटा के किसी एक पार्ट को देख सकें, यानी मल्टीपल व्यूज के हम देख सकें। स्पेसिफाइंग इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ये कह रहा है कि DBMS should specify constraint like if someone insert wrong information it should display the error message, यानी कि हमने कुछ स्टैंडर्ड भी फिक्स कर देंगे कि अगर आप एज वाले कॉलम में यानी वर्ड्स में अल्फाबेट में डाटा पुट कर रहे तो वो एरर मैसेज दिखाएगा। अगर आप जेपीजी की तरह जगह पीडीएफ अपलोड कर रहे हो तो वो एरर मैसेज आपको दिखा देगा, और ये सिक्योर्ड होगा अनऑथराइज्ड एक्सेस से। उसके बाद डाटा रिकवरी, अगर इनकेस हमारा डिस्क फेलियर हो गई या फॉल्टी प्रॉब्लम यानी कुछ ऐसा हो गया, वायरस वगैरह आ गया, तो इसके थ्रू हमारा डाटा भी रिकवर आना चाहिए। मास्टर एंड ट्रांजैक्शन फाइल, जो हमारी मास्टर फाइल है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग से पूछ लेते हैं 2-3 मार्क्स में कि मास्टर और ट्रांजैक्शन फाइल क्या होता है।
यानी कि जो मास्टर फाइल होती है ना, वो ऐसा डाटा स्टोर करती है जो डाटा परमानेंट हो, स्टैटिक हो, यानी कि जो चेंज ना होता हो बार बार। और जो ट्रांजैक्शन फाइल है वो डायनामिक डाटा स्टोर करती है। एग्जांपल की बात करें तो जो हमारी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस फाइल थी या स्टूडेंट की लाइब्रेरी फाइल थी, तो उस फाइल में जो हमारा स्टूडेंट्स का नेम होगा, नेम या एनरोलमेंट नंबर, तो नेम और एनरोलमेंट नंबर क्या है, परमानेंट है कि जब तक स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा हमारे कॉलेज में सेम नाम रहेगा उसका और सेम ही एनरोलमेंट नंबर रहेगा। लेकिन जो उसकी लाइब्रेरी है, फीस है, वो चेंज होती रहेगी कि भाई कितनी फीस दी है, कितनी नहीं दी है, कौन सी बुक इश्यू की है, कौन सी नहीं की है। यानी कि डायनामिक है, ट्रांजेक्शन है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है ट्रांजेक्शन फाइल है, यानी कि ये फाइल रिकॉर्ड करेगी उसकी ट्रांजेक्शन्स का। तो फ्रेंड्स ये हमने क्या देखे हैं कि एक डीबीएमएस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कौन कौन से फीचर इसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद है डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हैविंग डीबीएमएस इज टू हैव सेंट्रल कंट्रोल ऑफ बोथ डाटा एंड प्रोग्राम एक्सेसिंग दैट डाटा। ये कह रहा है कि डीबीएमएस रखने का एक फायदा ये है कि एक हमारे सेंट्रल कंट्रोल बन जाएगा डाटा का एंड प्रोग्राम का, जो डाटा को एक्सेस करता है। और जिस पर्सन के हैंड में ये कंट्रोल होगा वो पर्सन हमारा कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डाटाबेस। ये भी कोर्स होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का आईटी में। यह है डीबीए इज ए डाटाबेस प्रोफेशनल दैट एक्चुअली क्रिएट्स, मेंटेन्स एंड मॉनिटर द डाटाबेस। डाटाबेस एक आईटी प्रोफेशनल है जो क्या करेगा भाई, डाटा को क्रिएट करेगा, यानी उसको कोडिंग करके बनाएगा, उसको मेंटेन करेगा अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और मॉनिटर करेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं। फंक्शन ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ फंक्शन होंगे। डिजाइनिंग द डाटाबेस, अगर डाटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं तो ये देखेगा सोर्स ऑफ डाटा, कि डाटा का सोर्स कहाँ से होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, यानी कितने बार डाटा निकाला जा सकता है, कितने बार अपडेट यानी इंसर्ट किया जा सकता है, अपलोड किया जा सकता है। सर्च स्टोरेज, हमें कितनी बार डाटा सर्च किया जा सकता है, इन सब की डिटेल लगाएगा। यानी डिजाइनिंग के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो हम प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में 5 स्टेप पढ़ के आए हैं, उनको देखेगा ये। डिफाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ द डाटा, तो दिखाएगा ही डिस्क्राइब्स द फॉर्मेट्स रिलेशनशिप अमंग वेरियस डाटा एलिमेंट्स बाय यूजिंग डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी डाटा को बनाते समय डाटा डिफाइन करने के क्या क्या तरीके हैं, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से ये करेगा। मेंटेनिंग एक्सेस एंड कंट्रोल एक्सेस, DBA uses access control to allow only authorized person to have access। ये कह रहा है कि प्रोग्राम के थ्रू ये अलग अलग एक्सेस कंट्रोल बना देगा, यानी कि एक मैनेजर लेवल के एम्प्लॉय को किन चीज़ों के लिए परमिट किया जाए, किस इंफॉर्मेशन के लिए, और डायरेक्टर को या सीईओ को या एक एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे के लिए कितना एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, उनके रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाएगा। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ डॉक्यूमेंट बना देगा कि डाटा का ड्राफ्ट करने का प्रोसीजर क्या था, स्टैंडर्ड गाइडलाइन क्या है, डाटा डिस्क्रिप्शन जो जो नेसेसरी हैं उनके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन बना दिए जाएंगे। मेंटेनिंग द डाटाबेस एनवायरनमेंट, एंश्योर दैट स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज मेंटेन्ड। भाई इन सब के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड मेंटेन होंगे तभी तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। इनकॉर्पोरेटिंग इन्हांसमेंट, यानी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की, बाद में कुछ चेंज कराने की, तो DBA की मदद से हम ये भी कर लेंगे।